हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए रिवीजन सीरीज 2.0 की क्लास नंबर 5 है ये। इससे पहले मैं 4 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ रिवीजन सीरीज की, तो आप इन सभी क्लासेस को फॉलो करिए बिकॉज इन सभी क्लासेस में मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एग्जाम टारगेटेड कंटेंट कवर करवा रहा हूँ। यहाँ पर हम रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं। आई मीन जो इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक पूछे जाते हैं, हम केवल उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है मिनिमम टाइम में अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि कंप्लीट रिवीजन सीरीज जो है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी क्लासें आ जाएंगी 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से। तो आप इन सभी क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग काफी बड़ी काफी लेंथी यूनिट है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक रिवीजन सीरीज है, तो मैं रिवीजन पर्पस आपको करवाऊंगा। मैं कुछ लिमिटेड टॉपिक करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन आपके एग्जाम के पर्पस से है। तो हम इन टॉपिक्स के कुछ बेसिक समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम आज की इस क्लास को कवर करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें विदाउट स्किप करते हुए, बिकॉज यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। आप हमें इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। और गाइस इस सीरीज के अलावा एक यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर क्लास 1 2 3 4 करके मैंने अवेलेबल करवा रखी है, तो इस सीरीज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज में देखो गाइस होता क्या है कि टाइप्स ऑफ सीरीज आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ अगर देखें नंबर सीरीज को ऑब्जर्व करें तो इसमें एक तो होती है आपकी प्योर सीरीज, जिसमें एक ऐसी सीरीज गिवन होती है जिसमें ना तो कुछ आपको ऐड करना है ना कुछ माइनस करना है। बस आपको उस सीरीज को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वो सीरीज किस तरीके से फॉर्म की गई है। जैसे इवन नंबर की सीरीज होती है 2 4 6 8 10, तो नेक्स्ट क्या होगा 12 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 14 होगा। तो ये आपकी इवन नंबर की सीरीज होती है। अब इस इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरह की सीरीज होती है। ऑड नंबर होते हैं जैसे 1 3 5 7 9, तो नेक्स्ट क्या होगा 11, नेक्स्ट क्या होगा 13। तो ऑड नंबर्स की सीरीज इस तरीके से होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो इस तरीके से आपके प्योर नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग गिवन होते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे आप देखेंगे 2 3 5 7 11 13 ये डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 14 15 16, तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, 17 डिवाइड नहीं होता। इसके बाद फिर 19 डिवाइड नहीं होता। तो ये आपके प्राइम नंबर की सीरीज होती है। परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे 121, आपको पता है कि 11 का स्क्वायर है। 144 12 का स्क्वायर हो गया। 169 13 का स्क्वायर। इस तरीके से स्क्वायर नंबर वाली सीरीज भी गिवन हो सकती है। परफेक्ट क्यूब होते हैं जहां पर आपको नंबर्स की जो क्यूब गिवन होते हैं उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना हो सकता है कि कौन सा नंबर का नेक्स्ट होगा इसमें। इसके अलावा डिफरेंस सीरीज ही अभी आती है आपके एग्जाम में, और ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में डिफरेंस वाले, जिसमें आपको डिफरेंस आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना डिफरेंस है और नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे 13 18 28 43 63, तो इसमें आपको गैप आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या गैप है 5 का गैप है, इसमें कितना गैप है 10 का गैप है, नेक्स्ट इसमें कितना गैप है फिर 15 का गैप है, फिर नेक्स्ट कितना गैप है इसमें 20 का गैप है, फिर नेक्स्ट कितना गैप होगा फिर 25 का गैप होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो गैप है 5 5 से इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो इस तरीके की सीरीज भी आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में। इसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है गाइस, जिसमें या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या तो कुछ डिवाइड हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 35 245 1715, तो ये क्या है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 की मल्टीप्लाई 7 में की तो 35 आ गया। देन अगेन हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 245, अगेन हम 245 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1715, अगेन हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, दैट इज 12005। तो यहाँ पर क्या है किसी नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, या डिवीजन भी हो सकता है। जैसे ये नंबर है, हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीरीज किस तरीके से गिवन है और सीरीज में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगर नंबर बड़े बड़े गिवन है स्टार्टिंग में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप
यहाँ से सीरीज को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट ना करें, बल्कि इस साइड से सीरीज को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें। यहाँ से कंपेरेटिवली इजी होता है सीरीज को आइडेंटिफाई करना जहाँ नंबर छोटे होते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 नेक्स्ट नंबर आ रहा है, डिवाइड बाय 2 नेक्स्ट नंबर आ रहा है, डिवाइड बाय 2 नेक्स्ट नंबर 40 डिवाइड बाय 2 21, 21 डिवाइड बाय 2, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 10.5। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर है एक दूसरे के डबल हो रहे हैं। जैसे 21 का डबल 42, 42 का डबल 84, 84 का डबल 168, 168 का डबल 336, मतलब यहाँ पर हर नंबर में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो यहाँ पर पीछे वाला नंबर क्या होगा 10.5, तभी तो उसका डबल 21 होगा ना। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा 2 टीयर अर्थमेटिक सीरीज भी होती है। इसमें क्या होता है, 2 टीयर बन रहे होते हैं। मतलब आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो 4, 5, 9, 16, 26, 39, 55। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं इसमें जो डिफरेंस है उनका भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे नंबर का डिफरेंस देखिए, पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस हो गया, 4, 9, फिर 9, 16 के बीच में 7 का डिफरेंस हो गया, 16, 26 के में 10 का डिफरेंस हो गया, फिर 13 का डिफरेंस हो गया, फिर 16 का डिफरेंस हो गया, है ना। फिर इस तरीके से आपको अगेन यहाँ पर डिफरेंस निकालना होगा। इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 1, 4 के बीच में 3 का डिफरेंस, 4, 7 के बीच में 3 का डिफरेंस। मतलब यहाँ पर एक डबल डबल सीरीज बन रही है। एक तो नीचे सीरीज बन रही है 3 + 3 + 3 हो रहा है सब में, और वही नंबर जो है ऊपर +3 करोगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, और 19 में 55 ऐड करोगे तो 74 हो जाएगा। तो 2 टीयर सीरीज में क्या होता है, डबल डबल हमें माइनस करना पड़ता है। डबल डबल यहाँ पर सीरीज होती है, एक ही सीरीज के अंदर दो दो सीरीज छिपी होती हैं। इसके अलावा आप एक सीरीज लास्ट सीरीज है, दैट इज मिक्स सीरीज। मिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ ऐड भी हो रहा है, साथ में मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ऐसी सीरीज भी होती है जहां पर आप 5 में कुछ ऐड भी करना है और साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी करना है। इस तरीके की सीरीज भी होती है, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे सीरीज 7, 15, 32, 67, 138, इस तरह की सीरीज गिवन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट नंबर बन रहा है ना, 7 के बाद जो नेक्स्ट नंबर बन रहा है 15, वो कैसे बना, 7 की मल्टीप्लाई 2 में करी और +1 कर दिया तो 15 हो गया। फिर 15 की मल्टीप्लाई 2 में करी, फिर 2 ऐड कर दिया। फिर 32 की मल्टीप्लाई 3 में करी, और सॉरी 2 में करी, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और फिर उसमें क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया 3। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 2 से और नंबर भी ऐड करते जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो आपकी जो सीरीज है वो बन जाएगी। तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम लोग मिक्स सीरीज के नाम से जानते हैं। सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्यूब नंबर्स याद करके रख सकते हो कि किस नंबर का क्या क्या क्यूब होता है, और साथ ही आप स्क्वायर भी याद करके रख सकते हो। स्क्वायर और क्यूब याद कर लेंगे तो थोड़ा कंपेरेटिवली चीज़ें ईजी हो जाती हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। जैसे कोई नंबर गिवन है 2744 और आपको पता ही नहीं कि 2744 क्या होता है, तो फिर आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। और अगर आपको याद है कि ये 14 का क्यूब होता है तो फिर रिलेशन बनाना ईजी हो जाएगा नंबर्स के बीच में, और क्योंकि एग्जाम में रिलेशन बनाने से फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखो गाइस, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। सोच के देखो क्या आंसर हो सकता है इसका और किस तरीके से सॉल्व करना है इसको हमें। तो गाइस देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब देखो गाइस, जब भी ऐसा हो रहा हो ना कि नंबर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो पक्का उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा और कुछ माइनस हो रहा होगा, या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या तो कुछ डिवाइड हो रहा होगा। इस तरीके से आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो नंबर्स हैं इसमें 7 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 10 बन रहा है, और 10 में 2 माइनस कर रहे हैं तो 8 बन रहा है। फिर 8 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 11 बन रहा है, 11 में हम 2 माइनस कर रहे हैं तो 9 बन रहा है। फिर 9 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 12 बन रहा है, और 12 में हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सोचना है एग्जाम हॉल में। जैसे ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 80, 10, 70, 15, 16। अब यहाँ भी नंबर क्या है, पहले घट रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से सोचना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 2 सीरीज आपस में मिक्स हो रखी हैं। जैसे 80 में हम 70 कैसे मिलेगा, 10 माइनस करके। फिर 70 से 60 कैसे मिलेगा, 10 माइनस करके, है ना। और यहाँ पर 10 है तो 10 से फिर 15 बनेगा +5 करके, और 15 से फिर नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, +5 करके। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 20। तो इनके ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर 2 सीरीज इस तरीके से आपस में मिक्स भी हो सकती हैं।
अब देखो गाइस, जैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा टाइम टाइम आपका लेके जाएगा। जैसे फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब ये जो यहाँ पर मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया है तो ये सीरीज के बीच में गिवन है। अब ऐसे में सीरीज के बीच में अगर कोई गिवन है नंबर जो कि आपको इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपको सीरीज समझ में ना आए फटाफट से, अगर इजी सीरीज नहीं है तो। और लास्ट में अगर नंबर आइडेंटिफाई करना हुआ तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी माना जाता है, ऐसा होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहले 4 है, फिर 18 है, फिर उसके बाद पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, फिर उसके बाद 100, फिर 180, फिर 294, फिर 488। तो यहाँ पर इस तरह की सीरीज में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब या तो एडिशन हो रहा होगा या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, या नंबर का क्यूब या स्क्वायर भी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी कि नंबर का क्यूब स्क्वायर भी हो रहे हो। तो इन सभी को आपको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। तो इस सीरीज के अंदर क्या है गाइस, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 4 जो है ये कैसे बना है, ये बना है आपका 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करके। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना है, 4 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 4। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, वो है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। जैसे 3 का क्यूब करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 27 हो जाएगा। 27 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है। फिर ऐसे नेक्स्ट नंबर बन जाएगा हमारा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। तो अगर माइनस करेंगे तो नंबर क्या बनेगा यहाँ पर, ये आपका नंबर बन जाएगा यहाँ पर 48। ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो गाइस अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, और आपको हर तरीके से सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है। वैसे बता दूं, नंबर सीरीज को प्रैक्टिस करने से ही बात बनेगी। आप नंबर सीरीज की कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, देन उसके बाद आपको ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब चलो फटाफट से हम लोग अल्फाबेट सीरीज देख लेते हैं। देखो गाइस, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आपको बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट स्टार्टिंग से स्टडी करते हो, अगर आप हमसे स्टार्टिंग से स्टडी करते हो, तो उस केस में क्या होता है, मैं आपको हर टॉपिक पहले बेसिक्स बताता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर उसकी रिवीजन करवाता हूँ। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस रहता है। लेकिन क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो बस इसकी हम रिवीजन पर्पज से इस क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं बचा है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उसको समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ये डील करना चाहिए सर, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइम ही इतना बचा है, तो मैं उसको बिल्कुल रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ। अल्फाबेट सीरीज में आपको इस तरह की सीरीज देखने को मिल सकती है, जहाँ पे एस सी डी टी ई एफ यू जी एच इस तरीके से अल्फाबेट गिवन होते हैं। एक मिसिंग होता है, देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली दैट आपको इसमें ऑब्जर्व करना होगा कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पर पहला अल्फाबेट क्या बनना चाहिए, वी बनना चाहिए। और आप यहाँ देखेंगे चारों ऑप्शंस में केवल वी यहीं पर गिवन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से एक ही बार में एक ही झटके में आंसर निकल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो नेक्स्ट सीरीज है, जैसे सी डी है, सी डी फिर ई एफ फिर जी एच फिर आई जे आना चाहिए, तो आई जे ये रहा है ना, फिर के एल। इस तरीके से अल्फाबेट आपस में रिलेटेड है। सॉरी गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन मैंने ओपन किया हुआ है। सो इस सीरीज के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अल्फाबेट गिवन है, इसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि रिलेशन बना रहा होगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस सीरीज को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो अल्फाबेट है, एल ए हो गया, फिर एल ए हो गया, फिर एल ए हो गया, फिर एल ए हो गया। यहाँ पर मतलब एल ए जो है वो कंफर्म है कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे एल ए रहेगा ही रहेगा। तो एल ए से कुछ लेने देना नहीं आपको। आगे सीरीज देखेंगे तो यहाँ पर ई एफ फिर जी एच फिर आई जे, तो यहाँ पे क्या आएगा, के एल, है ना, के एल कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। और बाकी एल ए जो है वो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे फिक्स है कि वहां पे वो होना ही है ना। तो यहाँ पर के एल एल ए मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आपको अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे वॉच बेस्ड क्वेश्चन की, जहां पर आपको घड़ी के सुई के बीच में बताना पड़ता है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है और ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिग्री इन वॉच। आपको सिंपल डिग्री बताना है, तो डिग्री के लिए फॉर्मूला याद रखना है 11/2 मल्टीप्लाई हमें करनी मिनट वाले जितना भी मिनट गिवन होगा, जैसे 15 मिनट हो गया, 20 मिनट, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तो नहीं, जितने भी मिनट गिवन होंगे उसको यहाँ पे रखना है आपको। फिर जो आर गिवन होगा, जैसे 2 घंटे 15 मिनट, तो 15 रखना है आपको यहाँ पर और 2 रखना है आपको यहाँ पर और सॉल्व कर देना है। बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो फटाफट से मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन गिवन, अगर आपको गिवन हो दैट व्हाट विल बी द एंगल एट 5:15, 5:15 पे कितना एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5:15 का मतलब ये क्या हो गया, 5 हो गया आर वाला और 15 हो गया मिनट्स वाला। तो बस आपको मिनट वाले में 15 रखना है और आर वाले में 5 रखना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या था, वो था हमारा 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट, माइनस करेंगे हम 30 मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो 11/2 तो फिक्स है हमारा फॉर्मूले वाला, मल्टीप्लाई बाय मिनट। अब मिनट में यहाँ पर 15 मिनट गिवन था, 5:15 टाइम क्या था, 5:15 था ना, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, माइनस 30 और आर में कितना है 5, आर मतलब घंटे वाला, आर वाला नंबर कितना है तो 5 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5, 11 मल्टीप्लाई बाय 7.5 हो गया और 5 3 15, 150 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो याद रखना ये मोड है फॉर्मूले में, याद रखिएगा जो फॉर्मूला है ये है हमारा मोड। इस जगह पर ये मोड का मतलब होता है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जब हमारा आंसर आएगा, अगर वो -2 आ रहा है इसका मतलब है कि हम इस माइनस वाले साइन को इग्नोर कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2। और अगर प्लस का 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 2 ही रहेगा, क्योंकि डिग्री आपकी माइनस में नहीं हो सकती सुई के अंदर, मतलब सुई बोल रहा हूँ वॉच के अंदर। इस वजह से यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा उसको हम यहाँ पर मोड के अंदर ही शो करेंगे ना। तो यहाँ पर माइनस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा, माइनस का 67.5 आएगा, लेकिन क्योंकि ये मोड के अंदर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 67.5 डिग्री। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जैसे 3:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये बताना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देनी वैल्यूज को। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 11/2 मिनट कितना है 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और आर में कितना आ जाएगा 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। बस इसको सॉल्व कर देना है ना। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड करोगे तो 15 हो जाएगा, है ना, माइनस 3 3 9, 90 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका 165 और ये माइनस हो जाएगा 90, तो बचेगा 5 और कितना होता है 9 6 15 6 65 75, है ना, आई थिंक 75 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का, फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ऐसे देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अभी PRT क्या है, P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट जिसको आके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पे आपको ब्याज मिलने वाला है, और टी का मतलब है टाइम की कितने सालों, कितने ईयर्स के लिए आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इसके। अगर आपको आपको पूछा जाए पी कैलकुलेट करो, तो पी अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट की 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगी और आर इंटू टी जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो 100 मल्टीप्लाई में ऐसा ही हो जाएगा, डिवाइड बाय आर इंटू टी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने हैं। ये एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं तो अगेन वही सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई 100 में, पी इंटू टी मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएंगे नीचे। और अगर टी निकालना हो टाइम, तो अगेन वही सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी और डिवाइड हो जाएगा पी इंटू आर से। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको ये याद है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखो गाइस, जैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज एन इंटरेस्ट एट 4.5%। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट कितना है 81 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 4.5 और इसके अलावा आपको अमाउंट गिवन है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज 450। अब यहाँ से आपको क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम, मतलब आपको टी बताना है। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय
प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट, यही होता है ना, हमने अभी देखा जस्ट। और ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने सीखा था, दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, है ना। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इसको बनाया है। दैट इज हमें टी निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी और पी इंटू आर जो है वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो इसी से बनाए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है यहाँ पर, 81 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 450, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 4.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइस ये निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4, ऑप्शन नंबर बी 4 ईयर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह क्वेश्चन करना, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो वैसे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर अमाउंट निकलने के बाद हम सिंपल तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर साल, एक साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा, तब उस केस में क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन। अब यहाँ पर आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, और आर क्या है, आर है नंबर ऑफ ईयर्स की कितने टाइम में जो है आपका टाइम, कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन, है ना। तो यहाँ पर एक बार हमारा अमाउंट निकल गया तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो सपोज करो अगर अमाउंट निकल के आता है 210 रुपये, प्रिंसिपल है 200 रुपये, तो उस केस में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट तभी निकलेगा जब आप पहले अमाउंट कैलकुलेट करें। अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट कितना हो गया है। जैसे सपोज करो मैंने एक बैंक में 400 रुपये जमा करे 3 सालों के लिए, 3 ईयर्स के लिए। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, और आफ्टर 3 ईयर्स मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं, मतलब मैं कंफर्म नहीं बता रहा कि ये अमाउंट होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे 445 रुपये हो गए, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो 3 साल के बाद जो मेरा अमाउंट हो गया ना 445, इसको कहा जाता है अमाउंट, जिसको कि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज अमाउंट जिसको हम कैलकुलेट करते हैं 445। अब जब हम 445 में 400 माइनस कर देंगे दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, तो डिफरेंस कितना है इसका 45, तो 45 है दैट इज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कि मुझे इतना इंटरेस्ट मिला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है जब हमारा एनुअली लगता है इंटरेस्ट। अगर हाफ ईयरली लगेगा तो यहाँ पर जो एन है वो 2n हो जाएगा, और रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और क्वार्टरली है तो यहाँ पर जो एन है उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना से कर रहा है बस, एंड यू विल गेट द आंसर। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका या तो एनुअली आता है तो हाफ ईयरली आता है, क्वार्टरली आने चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फिर कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाएगा और कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है एग्जाम में। तो ज़्यादातर तब तो एनुअली ही आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड देंगे तो हाफ एनुअली, इससे ज़्यादा बियॉन्ड आपके यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं दे सकते, क्योंकि आपको सबको पता है कि कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज ₹4347, द पीरियड इन ईयर्स। अब यहाँ पे आपको टाइम बताना है। देखो क्या बोला जा रहा है, दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000, तो ये क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। रेट क्या हो गया, पर एनम है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा पहला वाला, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, ये आपको सीआई गिवन है। अब आपको बताना है टाइम, एन बताना है कितने टाइम में आपका अमाउंट इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको एन पूछा हुआ है, आपको टाइम पूछा हुआ है, दैट इज एन, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स पूछे हैं, कितने टाइम में आपका इतना अमाउंट हो जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है दैट इज 30,000, रेट गिवन है 7%, ये 7% यहाँ पुट कर देंगे, 7% 100 फॉर्मूले में। बाकी ए कहाँ से निकलेगा, ए है आपका, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस पी होता है ना। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और आपको ए पता लगाना है, यानी अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस पी दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4347 और प्रिंसिपल अमाउंट है 30,000, इनको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 34,347, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, है ना। इनको हमने बस आपस में ऐड कर दिया है।
तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूले में और हम n के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो चलो मैं डायरेक्ट आपको इसका एक्सप्लेनेशन पेज दिखा देता हूँ। देखो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पहले अमाउंट निकाला, दैट इज 30,000 प्लस 4347, इनको हमने आपस में ऐड कर दिया। ये था प्रिंसिपल अमाउंट, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट, आपस में ऐड किया तो अमाउंट निकल गया। अब हम इस वाले फॉर्मूले को पुट कर देंगे और अमाउंट हमें पता है दैट इज 34347 और 1 प्लस आर हमें पता है 7% गिवन था और एन हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 30,000 गिवन था क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 7 ऐड कर देंगे तो 107 बटे में 100 और इसकी पावर हो जाएगी n। ठीक है, जैसे कि होता ही सिंपल, हम मैथ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर 34347 है और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल की साइड मल्टीप्लाई में है, इक्वल की साइड कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की साइड डिवाइड में आ जाती है ना। तो ये जो वैल्यू है डिवाइड में आ जाएगी। सो यहाँ पर 30,000 हो जाएगा डिवाइड में और 34347 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें n कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है, तो हमें इसको भी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम पावर को आपस में इक्वेट कर देंगे, है ना। तो हमें यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए हमें पहले बेस को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें इन नंबर्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सो गाइस अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो 30,000 है इसको हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आगे 3 है। इसका मतलब है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम में इस तरीके से आप थोड़ा सोच सकते हो। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11140 और ऊपर 11449, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब इस तरीके से वैल्यूज हो जाएंगी इसका मतलब है कि अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 100 में, क्योंकि आप देखेंगे आगे जो बेस है वो 1 है, क्योंकि नीचे आगे 0 0 है ना, इसलिए। तो यहाँ पर 2 0 है ना, इसका मतलब है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, इसका मतलब हो जाएगा कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने 100 का स्क्वायर कर दिया है और ऊपर जब नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर नंबर ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा। 107 का स्क्वायर करोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको बस नीचे वाले नंबर पे मेहनत करनी है जो कि इजी नंबर है। इजी नंबर है, इसको इसमें कन्वर्ट करना इजी है ना। देखने से पता चल रहा है कि 2 0 है, यहाँ पर 2 0 इसका मतलब स्क्वायर से बात बच जाएगी हमारी। ऊपर वाले नंबर को कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो यहाँ पर 107 को हम ऐसे एग्जैक्ट रख देंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली इसमें फिट हो जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर बेस इक्वल है इसका मतलब पावर इक्वल हो जाएगी 107 डिवाइड बाय 100, 107 डिवाइड बाय 100 और यहाँ पर n की पावर कितनी हो जाए, n जो है वो 2 की इक्वेट हो जाएगा। सो n विल बी 2 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, अमाउंट में से माइनस करते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहले हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 25,000 रुपए का अमाउंट है आपका। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा P1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले को पुट करेंगे और हमें पहले अमाउंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अमाउंट की, और पी हमें पहले से पता है 25,000 है, यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो फटाफट से हम लोग पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट कैलकुलेट करना बहुत ईजी क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन है, पी गिवन है, टी एन गिवन है, मतलब कि इनका आपका जो टाइम है वो गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%, है ना। तो चलो फटाफट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट। तो देखो गाइस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग फटाफट से। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर, आर 12% गिवन है की पावर 3, तो 25,000। इसको हम क्या करेंगे, 3 बार खोल देंगे, है ना। सो यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, इस तरीके से, फिर 2 3 जा 6, 25, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3/25। अब यहाँ पर क्योंकि ये 1 प्लस 3/25 है तो ये क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 और 3 28, 28 अपॉन में 25 हो जाएगा। इस तरीके से ये 28 अपॉन में 25 हो गया है। अब इसको क्योंकि पावर 3 है तो क्या करेंगे, हम इसको 3 बार खोल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 28/25 मल्टीप्लाई बाय 28/25 मल्टीप्लाई बाय 28/25, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारा ये निकल के आ रहा है अमाउंट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा दिस अमाउंट, दैट इज अमाउंट माइनस जो कि प्रिंसिपल अमाउंट था स्टार्टिंग में 25,000, माइनस करेंगे यू विल गेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के ऊपर। चलो गाइस अब हम बात कर लेते हैं ट्रेन स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। हिंदी में बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर
चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है ना हिंदी में हम बात करें तो, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर ये फॉर्मूला याद हो तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, स्पीड इनटू टाइम करके, यानी कि अगर आपको दूरी दूरी पता लगानी है तो चाल की हमें समय के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। टाइम पता लगाना हो तो टाइम के लिए क्या करेंगे हम लोग, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो सारे फॉर्मूले इसी से बने हैं। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसका मतलब है कि आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इससे पहले हम क्वेश्चन करें, मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में 2-3 यूनिट गिवन होती है, मतलब 2-3 नंबर गिवन होते हैं, अगर सारे नंबर किलोमीटर पर आवर में गिवन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और अगर एक गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरी यूनिट गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, तो फिर ऐसे में आपको इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। या फिर आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में आंसर गिवन है या फिर मीटर पर सेकंड में आंसर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यूज गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसको हम मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब ये 5/18 कहाँ से निकल के आया है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। और 60 मतलब 1 घंटे में, अगर हम बात करें 1 घंटे की 1 आवर में, तो इसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 ऊपर और 3600 नीचे, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, 5/18 इस तरीके से निकल के आया ये। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड वाली वैल्यूज गिवन है उसको अगर हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नंबर वही होंगे, बस ऊपर नीचे हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर होता है 5/18, यहाँ पे हो जाएगा 18/5। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी आपको क्वेश्चन में देखने को। इसके अलावा देखो गाइस, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको इतना प्रॉपर समझ में ना आए क्योंकि मैं बिल्कुल स्पीड से आपको करवा रहा हूँ। जब आप प्रॉपर पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग से, तो आपको मैं बिल्कुल एक ही चीज बता दूँ, बेसिक से सारी चीजें समझाता हूँ, तब चीजें आपको और अच्छी समझ में आती हैं। ये बस बिल्कुल ही रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ मैं। So time taken by a train length L meter to pass a pole or standing man or signal post is equal to the make time taken by the train to cover L meter। मतलब अगर कोई ट्रेन जा रही है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है या कोई खंबा खड़ा है यहाँ पर, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना कि ट्रेन की लेंथ है। ट्रेन की अगर लेंथ एग्जाम्पल के तौर पे 200 मीटर है, तो इस 200 मीटर को कवर करने में जितना उसको टाइम लगेगा ना, जितने सेकंड लगेंगे उतना ही सेकंड का टाइम लगेगा उस इंसान को कवर करने में। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एल, जिसकी लेंथ बी मीटर है, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर एल प्लस बी मीटर। देखो गाइज, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रेन आ रही है और यहाँ पर अब कोई इंसान नहीं खड़ा, अब एक प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म की तो डिस्टेंस होती है ना, प्लेटफॉर्म काफी बड़ा होता है, तो इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर अब क्या करेंगे हम, जो ट्रेन की लेंथ है एल वो, और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है दैट इज आपका प्लेटफॉर्म हो गया, उसको, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एल प्लस बी। अब सपोज करो ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है और जो आपका ये प्लेटफॉर्म है वो 300 मीटर है, तो ऐसे में अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 500 मीटर ऐड कर दिया। अब इस 500 मीटर को कवर करने में जितना टाइम लगेगा ना, जितने टाइम लगेगा इस 500 मीटर को कवर करने में, उतना ही टाइम लगेगा उसको इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेटफॉर्म को कवर करने में। तो ये सिंपल सी चीजें जो कि बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी, है ना। अगर दो ट्रेनें आ रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक की स्पीड u है एक की स्पीड v है, तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, u माइनस वी। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होता है ना, कि दो ट्रेनें एक ट्रेन जा रही, एक ट्रेन आ रही है, तो अब बताओ कितने टाइम में ये क्रॉस कर लेंगी। तो इस केस में फिर हमें इनकी जो स्पीड है उनको हमें प्लस करना पड़ता है, u प्लस वी करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले वैल्यू में, इसको फिर हमें इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो कि आपको पता करने ही पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है। चलो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ तो समझ में आएगा। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 9 सेकंड। एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो एक पोल को
क्रॉस कर जाती है 9 सेकंड के अंदर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर स्पीड क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर दूसरी जो वैल्यू गिवन है वो सेकंड में गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर भी मीटर में ही गिवन है। तो यहाँ पर हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/18 में, ये सुनो। तो इतना सा काम करना है, तो हमारा जो मतलब जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज करो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता किलोमीटर पर आवर में, तो हमें क्या करना पड़ता, 18/5 करना पड़ता, तब जो हमारी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में हो जाती। लेकिन वो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि किलोमीटर पर सेकंड में 5/18 और किलोमीटर पर आवर में 18/5, इन दोनों वैल्यूज को याद रखना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी। तो पहले मैं वैल्यू कन्वर्ट करनी है, उसके बाद में 9 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेन जब जा रही है ना, तो अगर कोई पोल है, यहाँ पर कोई इंसान या पोल खड़ा है, तो जब जितनी ट्रेन की लेंथ है उसी लेंथ को कवर करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगता है इस इंसान को क्रॉस करने में या फिर इस पोल को क्रॉस करने में। तो टाइम का पता लगाना है ना, तो टाइम का पता कैसे लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम अगर पता लगाना है हमें, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ओह सॉरी गाइस, टाइम तो ऑलरेडी गिवन है ना, मैं 9 सेकंड, हमें डिस्टेंस का पता लगाना है। डिस्टेंस मतलब लेंथ का पता लगाना है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो इस फॉर्मूले में जो कि मैं बता रहा हूँ बार बार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम में, तो हमें डिस्टेंस का पता लगाना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। सिंपल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्पीड जो है ये रही, टाइम हमें पता है, बस इसके आपस में मल्टीप्लाई करनी है, यू विल गेट द आंसर। लेकिन मल्टीप्लाई कब करनी है, वैल्यूज को कन्वर्ट करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, पहले 60 किलोमीटर पर आवर जो गिवन है, पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई करके 5/18 से वैल्यू कन्वर्ट कर लिया। अभी मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ गई है, स्पीड हमें पता लग गई मीटर पर सेकंड में। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्टेंस पता लगाने के हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो स्पीड क्या है 50/3 और टाइम क्या है 9 सेकंड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे 150 मीटर इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का। देखो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देन आपका आंसर इजीली आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे सपोज करो अ ट्रेन 24 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जो कि जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक 24 सेकंड में पोल को क्रॉस कर जाती है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 650 मीटर है, कितने टाइम में उसको क्रॉस करेगी, है ना। सो यहाँ पर अगेन क्या करना है, आपको टाइम निकालना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और टाइम निकालना होगा तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उस केस में प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई को ऐड कर दिया जाएगा, है ना। याद है मैंने बेसिक्स में बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पर 650 मीटर ये और 240 मीटर ये, इनको आपस में ऐड कर दिया जाएगा, इस वो बन जाएगी हमारी डिस्टेंस। तो 6 2 8 890, है ना, 6 2 8 890, ठीक है 890। और स्पीड क्या है, स्पीड हमें पता लगानी है। तो स्पीड कैसे पता लगेगी, स्पीड पता लगेगी हमें डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। तो पहले हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेन जो है 240 मीटर लंबी 24 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस जो है 240 मीटर है ट्रेन की, जो कि क्रॉस कर रही है 24 सेकंड में। 24 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 10। भाई हमने इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या निकल के आ गई, स्पीड निकल के आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो स्पीड हमने निकाली है यहाँ पुट कर दो वैल्यू, 10 पुट कर दो, कट कर दो, 89 आ गया, 89 सेकेंड। देखो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, और डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बस वैल्यूज वैल्यूज अलग होती हैं। तो अगर इस तरह की क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप इजीली क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस और करनी है आपको, प्रैक्टिस कर लेना थोड़े से क्वेश्चन की और। अब हम बात कर लेते हैं बोट एंड स्ट्रीम की, एंड देन दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। सो गाइस देखो यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम में भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वही सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको ये याद रखना है कि जो डायरेक्शन है बोट की वो पानी में, यानी नदी की तरफ, नदी इस तरफ बह रही है तो बोट भी इधर को बह रही है, और अगर नदी इस तरफ बह रही है, बोट अगर अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, तो बस इतना ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। सो अगर इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर, अगर ठहरे हुए पानी में, मतलब अगर
तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, नदी का पानी में बहाव होता है, तो अगर ठहरा हुआ पानी में अगर बोट की स्पीड u किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब जो नदी की धारा है, उसकी स्पीड अगर v किलोमीटर पर आवर है, तो उस केस में अगर स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब अगर नदी का पानी इधर को बह रहा है और नाव भी इधर को जा रही है, तो उस केस में फिर स्पीड अगर हम कैलकुलेट मतलब जो स्पीड होती है वो u प्लस वी हो जाती है। मतलब जो नदी की ताकत है, पानी नीचे की तरफ जो बह रहा है, उसमें अगर नाव खड़ा करोगे तो अपने आप बहने लग जाएगी, नहीं नीचे की तरफ, है ना, पानी के साथ बहने लग जाएगी। इसका मतलब है कि एक तो नाव खुद भी अपनी स्पीड लेके चलेगी और उसमें नदी की जो पानी की ताकत है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी, है ना, तो u प्लस वी हो जाएगा, दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएगी, दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। और अगर स्पीड अपस्ट्रीम है मतलब अगर नदी इस तरह बह रही है इस तरीके से और जो नाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, दोनों की एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो यू जो है वो आपकी बोट की एनर्जी है, वी जो है आपके स्ट्रीम की एनर्जी है, मतलब उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, है ना, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दी स्पीड अप स्ट्रीम। तो ये दो फॉर्मूले जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक चीज और है, दैट इफ द स्पीड डाउन स्ट्रीम इज a किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज b किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे दी, अप स्ट्रीम की स्पीड दे दी। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ स्पीड इन स्टिल वाटर की, एक बोट की स्टिल वाटर में कितनी स्पीड होगी, तो दोनों को ऐड करो, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करो तो यू विल गेट द आंसर। और रेट ऑफ स्ट्रीम अगर पूछ ले कि बताओ कि जो स्ट्रीम है यानी कि जो नदी है उसकी उसका रेट कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, तो सिंपल माइनस करना है दोनों वैल्यूज को, 2 से डिवाइड करना है। तो ये है। अब देखो मैं अगेन वही बोलूंगा, मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन मैं बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से लेके चल रहा हूँ आपको, तो मैं भी शायद उतना ज्यादा डिटेल में आपको समझ में ना आए, बट फिर भी क्योंकि रिविजन पर्पज से तो बस मैं आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ। गाइस देखो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये आपको यू गिवन है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 किलोमीटर, ये आपको वी गिवन है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो टू 68 किलोमीटर, तो ये आपको डिस्टेंस गिवन है ना। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय टू गो टू द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम हम ऐड कर देते हैं, यानी कि u प्लस वी कर देते हैं हम लोग। तो u कितना है, 13 है, यानी कि जो बोट की स्पीड है। फिर v क्या है, जो कि स्ट्रीम की स्पीड है, 4 गिवन है, 4 गिवन है, ये रहा। तो 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। स्पीड में पता लगी, डिस्टेंस आपको गिवन है, और आपको क्या पता लगाना है, टाइम पता लगाना है, फाइंड द टाइम टेकन। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम पता लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, 68 किलोमीटर का पूछा हुआ है कि 68 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, और टाइम हमें पता लगाना है, स्पीड हमें पता लगा ली 17, है ना। तो डिवाइड करो चलो फटाफट से, सिंपल है, 17 4 से कितना होता है 68, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इतने इजी क्वेश्चन है गाइस, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखो गाइस कितना इजी क्वेश्चन है ये वाला, इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकता है आपको। इफ इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ जाती है 11 किलोमीटर की स्पीड से, एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया था कि स्टिल वाटर में पूछा जाए कि कितनी स्पीड है बोट की, तो उस केस में a प्लस बी करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर 11 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 16 डिवाइड बाय 2 मतलब 8 विल बी द राइट आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, बोट के अलावा ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ दी जो आपका नदी है, नदी की धारा है ना, सो उसकी स्पीड अगर पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा 11 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर स्ट्रीम की पूछा जाए तो माइनस कर दो, और अगर बोट की पूछा जाए तो प्लस कर दो। तो ये थोड़ी देर पहले हमने बेसिक समझे थे, उसी में ये चीज भी गिवन थी, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप देखो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको आज पढ़ाया है ये रिवीजन पर्पज से पढ़ाया है। अगर आप कंप्लीट कंटेंट कवर करना चाहते हो, देखो मिनिमम टाइम में कंप्लीट कंटेंट तो कवर नहीं हो सकता, मतलब ए टू जेड टॉपिक तो कवर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप कंप्लीट कंटेंट कवर करना चाहते हो तो आप जून 2025 एग्जाम के लिए सुपर फास्ट बैच चल रहा है, आप इसको इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपका कंप्लीट कंटेंट कवर हो जाएगा सिर्फ 999 फीस में। इतनी मिनिमम फीस है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा एक 6 मंथ का कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस का, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स 6 मंथ की कोर्सेज भी अवेलेबल है जो कि दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर दें तो इससे आपकी जून वाली एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्लस जो आपका एग्जाम अभी
दिसंबर में होगा उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, मतलब डबल डबल एडवांटेज मिल जाएगा आपको। दोनों की प्रिपरेशन आपकी एक सिंगल कोर्स से हो जाएगी। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स एनरोल कर सकते हैं। क्या कुछ मिलेगा मैं बता दूं, यहाँ पे आपको कंप्लीट टारगेट बेस्ड एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कंप्लीट कंटेंट इस तरीके से ही कवर मिलेगा जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है। 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस करना क्या है, किस तरीके से इनरोल करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।